बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। 24/9 में मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग से आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन वहाँ का खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जैसे ही गर्मी में इजाफा हुआ, बहुत ज़्यादा हीट वेव भी आई पूरे पाकिस्तान में, बहुत से मुख्तलिफ शहरों में। वहीं पर वीकेंड पर बारिशें भी हुई, तेज़ हवाएं भी चली, लेकिन फिर जो हुआ वो एक्सपेक्टेड भी था। आंधी और तूफान के बाद क्या होता है पाकिस्तान में हम सब जानते हैं, बिजली चली जाती है। और पंजाब ने ये ओवर द वीकेंड बहुत फेस किया। आप मौसम एंजॉय नहीं कर सकते हो, या मौसम की सख्ती जो है वो घर में बैठकर नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि जब आंधी तूफान और एक्चुअली डस्ट स्टॉर्म आ रहा था बहुत ज़्यादा, लाहौर में खास तौर पर बहुत ज़्यादा, वो जिसे कहते हैं ना कि गर्द आलूद हवाएं चल रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, मुख्तलिफ ग्रिड्स, मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो उड़ गए और फिर लोग जो है वो बिजली से महरूम रहे। मैं देख रही थी एक जगह पर एक किसी ने कमेंट किया हुआ था ऑन सोशल मीडिया कि 4 दिन हो गए हैं यूके में बारिश हो रही है लेकिन लाइट नहीं गई। तो दुनिया में ऐसे भी होता है, या फिर आंधी तूफान आता है तो वहीं पर ट्रिप्स कर जाते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस, और इसके अलावा भी हमारे ट्रांसफार्मर्स और लाइट चली जाती है, जिसके बाद दोबारा से उसको नॉर्मल करने के लिए भी कई घंटे लग जाते हैं। तो लोगों को ये देखना पड़ता है जी, हम क्या कर सकते हैं। ये तो हमारे यहाँ पे लगता है कि कई साल ऐसे ही चल रहे हैं मामला इसी तरह। इसी के साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कई साल ऐसे ही चलती रहेंगी, वो हैं पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स पर बहुत ज़्यादा बात होती है, बहुत चीज़ें सामने आती हैं। अब सिंध और विफाक का मसला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आज प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा PSL के हवाले से भी रहेगा कि अब प्ले ऑफ मरहला जो है वो शुरू होने लगा है और लाहौर कलंदर्स आउट हो गए हैं, लेकिन मैंने अपनी नई टीम चूज कर ली है कि जिसको मैंने सपोर्ट करना है वो मैं आपको जब हम PSL का सेगमेंट करेंगे जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली लाहौर कलंदर्स जो है वो आउट हो गए, ऑल्दो के सबके 10 पॉइंट्स थे जो आखिरी 4 टीमों के, लेकिन हुआ ये कि रन रेट के ऊपर अभी डिसीजन हुआ तो लाहौर कलंदर्स को बाहर जाना पड़ा। तो इसलिए रन रेट को भी देखना चाहिए, ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एनीवेज तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे, पॉलिटिकल, कोरोना के हवाले से और PSL पर भी, लेकिन अभी हम नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। टॉप स्टोरी में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल और आज से प्राइमरी स्कूल भी खुल गए। उधर कोरोना से मजीद 30 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 907 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमरीकी फौज के इंखला के बाद अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी अड्डे इस्तेमाल करने नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया। इसके अलावा बात करेंगे फवाद चौधरी की सिंध हुकूमत पर इल्जामात की बौछार। कहा सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत नाफिस है। सिंध को दिए गए पैसे की मॉनिटरिंग का मुतालिबा। साथ ही साथ PTI सिंध को पैसा देकर एहसान नहीं कर रही, ये आइन के तहत हमारा हक है। मुर्तजा वहाब ने दो टूक जवाब दिया। एक और अहम मामला कोरोना वैक्सीन के हवाले से। कोरोना वैक्सीन की 15 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। आइंदा हफ्ते कोरोना वैक्सीन की मजीद 20 से 30 लाख खुराकें पाकिस्तान आ जाएंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 68वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 29 बरस की उम्र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली थी। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और बाकायदा आगाज़ करेंगे। सिंध में अब स्कूल मुकम्मल तौर पर खुल गए हैं। प्राइमरी स्कूल्स भी आज से खुल रहे हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ SOPs हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। 50% अटेंडेंस के साथ अब बच्चे जो है वो आज से स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। तो अब देखना है कि आज से चूँकि स्कूल्स खुल गए हैं तो क्या सूरत हाल है, क्या माहौल है, प्लस कोरोना के हवाले से क्या SOPs हैं। हबीब खान हमारे साथ हैं, कराची से उन्होंने ज्वाइन किया हमें, उनसे हम जान लेते हैं सिचुएशन। हबीब, जिस तरह से हमने बात की कि इस आज पहला दिन है, बहुत अरसे बाद सिंध में स्कूल्स खुल रहे हैं, तो बताइएगा किस तरह से फॉलो किए जा रहे हैं SOPs। बिल्कुल अबूज़र, आज कई माह के बाद जो है वो सिंध में तालीमी इदारे जो प्राइमरी से 5वीं जमात तक के हैं, वो सरकारी हों या फिर प्राइवेट स्कूल्स हों, तमाम तर स्कूल्स में आज से जो है वो सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। और सुबह जब हम स्कूल्स पहुँचे हैं और जो स्कूल पहुँचने वाले बच्चे थे वो काफ़ी जो है वो खुश दिखाई दिए और उनका यही कहना था कि बड़े गैप के बाद जो है वो आज तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं और स्कूल आने का जो है वो मौका मिल रहा है। तो बड़ा खुशी का इजहार करते दिखाई दिए बच्चे। पेरेंट्स को भी
हवाले से बात हुई, पेरेंट्स का भी यही कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो बच्चों को खासी मुश्किलात और परेशानियों का सामना रहता है और वो तालीमी निज़ाम इस तरह से जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। लेकिन अब स्कूल्स आकर जिस तरह से बच्चे एक बेहतर तालीम जो है वो हासिल कर सकते हैं और एक बेहतर मौका मिलता है, तो आज सिंध के जो तमाम तर तालीमी इदारे हैं वो प्राइमरी से लेके 5वीं जमात तक भी इनको इजाज़त दे दी गई। इससे कबल 6ठी से 8वीं जमात और उससे पहले जो है वो 9वीं जमात से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक को तालीमी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई थी। इस वक्त भी हम एक स्कूल में ही मौजूद हैं उधर, और कुछ बच्चे यहाँ पर प्राइमरी के हमारे सामने मौजूद हैं। स्कूल में SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है, समाजी फासले के साथ बच्चों को बिठाया जा रहा है। 50% अटेंडेंस का जो है मामला रखा गया है, उसको भी पूरी तरीके से यकीनी बनाया जा रहा है। साथ साथ बच्चों को मास्क वेयर कराए जा रहे हैं, सैनिटाइज कराया जा रहा है। तो हुकूमती SOPs जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं स्कूल्स। दूसरी जानिब हुकूमत ने यह भी कहा है कि तमाम तर स्कूल्स के जो स्टाफ हैं वो वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाएंगे। तो स्कूल्स में हमने देख रहे हैं कि जो टीचर्स आ रहे हैं वो अपनी वैक्सीन जो है वो करवा चुके हैं और उसके बाद ही स्कूल्स में अब आज से तालीमी सरगर्मियों का जो है वो आगाज़ हुआ है। ठीक जी हबीब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और तमाम छोटे छोटे बच्चों को गुड लक। स्कूल आए हैं और बड़े अरसे के बाद आए हैं, तो आई एम श्योर वो बड़े एक्साइटेड और बड़े क्यूट लग रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हबीब को देख भी रहे थे कि जब उनकी रिपोर्ट बना हुआ था ऊपर मुंह करके देख तो रहे थे। इसके साथ साथ जी आगे बढ़ते हैं और एक अहम मामला जिस पर हमें बात करना बहुत ज़रूरी समझते हैं, इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया एक गैर मुल्की मीडिया को, और उस इंटरव्यू के बाद जो सूरत हाल बनी, मुझे ऐसे लगा कि जब उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हम मज़ीद अमेरिका की हेल्प इस तरह से नहीं करेंगे कि पाकिस्तान से उनको कोई अड्डे फ्राहम किए जाएं, तो जिसके बाद एक सिचुएशन ओवरऑल पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से तब्दील होती है। बिल्कुल, और उनका जवाब जहां से शुरू हुआ था, एब्सोल्युटली नॉट, वो टॉप ट्रेंड रहा। करीबन पूरा 24 घंटे वो टॉप ट्रेंड रहा और लोग अप्रिशिएट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इतना खुलकर कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ना बात की है इस बारे में, ना ही इस तरह से दो टोक जवाब दिया है। तो अप्रिसिएशन तो समेटते रहे प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन इसी इंटरव्यू में उन्होंने कश्मीर के इशू के ऊपर भी बात की, इंडिया के जो मकरू चेहरा है वो भी दिखाया और इंडिया के जो जुल्म है उसको भी मेंशन किया। और हमने हमेशा ये नोटिस किया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कभी भी कश्मीर का पॉइंट पीछे नहीं करते हैं। इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ विफाक और सिंध का जो मामला चल रहा है उस पर भी हम कमेंट्स लेंगे। सीनियर एनालिस्ट हमाद गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू ज़बान ज़दे आम रहा, मैं कहूंगी, वो सोशल मीडिया हो या वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, आपने कैसा देखा इसको? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ऐसा ही हुआ और आपने जैसे बताया कि बड़ा दो टोक उन्होंने मौक़िफ़ लिया उसकी वजह से, क्योंकि बात मुसलसल चल रही थी ना कि ये हम अड्डे तो दे दिए हमने, शायद अब तक दे ही दिए हों। कब बताया जाता है आवाम को, जब अड्डे देने से पहले कोई इजाजत तो नहीं ली जाती, ना ही कोई पार्लियामेंट से पूछा जाता है। तो शायद हम ये फरीजा अंजाम दे चुके हैं, जैसे कि पहले भी अदवार में होता रहा है। जैसे वो शरीफ दौर में हुआ था, हमने शमसी एयरबेस दे दी थी, किसी को मालूम नहीं था, बाद में पता लगा था। इसी तरह पहले की तो बड़ा मीर से चला हुआ काम। खैर, इमरान खान साहब जो कह रहे हैं हम तो उसको यकीन करेंगे उनकी बात। उन्होंने कहा है कि हम अड्डे नहीं देंगे, इंशाल्लाह वो नहीं देंगे। अल्लाह ताला उनको इस बात पे कायम रखे, साबित कदम रहे वो, ये हमारी दुआ है, ये हमारी दुआ है। क्योंकि ये फैसला भी मुनासिब है भाई, कि जो अफगानिस्तान का मामला है, अगर हमने यहाँ से अड्डे दिए तो हम दोबारा दावत दे रहे होंगे एक खाना जंगी की सी कैफियत को आने वाले बहुत से सालों के लिए। हम ये 70 से देख रहे हैं, 78 से मामला रशिया वाला शुरू हुआ था और हमारे अफगानिस्तान में किस तरह हमने जंग को सपोर्ट किया, मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, तालिबान को सपोर्ट किया, हमारी अपनी अफगान पॉलिसी रही है, तो वो चलती रही है आज तक। लेकिन अब अगर हमने दोबारा ये रीत कायम कवायद डाली और अफगानों को ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान जो है उनके मुल्क में अमेरिकन यानी ड्रोन उड़ते हैं, आके उनके हमलावर होते हैं, या कुछ और भी ऐसी सूरत हाल होती है, तो हमें उसका नुकसान होगा। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है और हम फिर एक दफा दुआ करते हैं कि इमरान खान साहब इस पर डटे रहे। सही हमाद साहब, आपने जिस तरह कहा है कि डटे रहना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन साथ एक और मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके इम्पैक्ट्स का। FATF हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, फिर इसके अलावा वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उसका प्रेशर हो, इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? पाकिस्तान को कैसे डील कर सकता है मैक्सिमम? अब ये आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रखा है। देखिए, हम अपने फैसले खुद करने में आजाद नहीं,
ये सच्ची बात है। हमारी इस कदर मुआशी हालत बिगड़ी हुई है कि हम अपने ओन पर डिसीजन करना, या जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा कि FATF को कहना कभी आपकी शराइत गई भाड़ में और आप ये नहीं कर सकते हम। ये तो दुनिया का हिस्सा रहने के लिए ये जरूरी है कि हम कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है, मुसलसल आगे बढ़ रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट भी जा रही है, टेररिस्ट फंडिंग के अगेंस्ट भी बहुत से हमने इकदाम किए हैं, यानी लगभग हम करीब पहुंच चुके हैं उनकी डिमांड से। तो इसी तरह IMF जब आपको पैसे देता है वो शरात लगाता है कि मेरे पैसे हैं, ये किस तरह वापस आने हैं, उसकी तजवीज और उसकी तरकीब मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हम पे जब प्रेशर आएगा, इसीलिए मैंने बार बार ये जो हम दुआएं फर्ज कर रहे थे कि इमरान खान को अल्लाह साबित कदम रखे, वो इसकी यही वजूहत है ना, पस मंजर में हमारे ज़हन में यही है कि जब दबाव आता है तो उसको संभालना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का बाजू मरोड़ा जाता है। तो जब मुआशी बाजू मरोड़ा जाता है तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। और ये सारी जो आप देखते हैं कि मुल्क में इस वक्त जो हंगामा बरपा है, ये कीमतों का, और ये जिंदगी जैसे मुश्किल हो जाती है, या बिजली की कीमतें, यूटिलिटीज की कीमतें, लोगों के जरा घेरा तंग होता है, रस्सी तंग होती है गले की, तो ये सारा कुछ हम पर प्रेशर वहीं से आता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, हम दुआ गो है, वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, इंशाल्लाह इस दफा हम कामयाब होंगे। अच्छा गजनवी साहब, जैसे कहा कि इस दफा हम कामयाब होंगे, और वज़ीर आज़म ने जैसे साफ साफ कहा, प्रेशर तो माजी में भी रहे हैं और प्रेशर के अंदर हमने बहुत से डिसीजन लिए हैं, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये गवर्नमेंट भी शायद अंडर प्रेशर आ जाए क्योंकि प्रेशर बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन इस तरह खुलकर कह देना, फिर उसी इंटरव्यू के अंदर चीन का अपने साथ होने का एतराफ़ कर लेना कि चीन ने हमेशा हमारा साथ दिया है हर चीज़ में, कहीं ये एंटी अमेरिकन पॉलिसी तो नहीं कंसीडर की जा रही? क्योंकि अमेरिका के इनखला के हवाले से भी पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान को स्टेबल करना होगा, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं पाक अफगान, और ये जो पूरे खित्ते के जो अंग के जो पूरा एक डायलॉग चल रहा है उसमें भी। ये आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को इस खित्ते में देखा जा रहा है कि चीन के साथ ये इसका एलाय है पुराना, और हम चले आ रहे हैं। और खास तौर पे CPEC के बाद तो इसमें एक और भी, जैसे कि आपको मालूम है कि अमेरिका जो ना खुश नहीं है इस तरह हमारा चीन से, ये जो कुर्बत है इस तरह की, और वो अपना, क्योंकि उनका इंडियन, वो इंडिया को यहाँ का रीजन का पुलिसमैन समझते हैं, और उसके थ्रू बहुत सी चीजें यहाँ करने की कोशिश करते हैं, जैसे अफगानिस्तान में भी उसका एक किरदार वो रखना चाहते हैं। तो ये आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान को अपनी अलाइनमेंट जो है उसके ऊपर गौर करते रहना चाहिए कि हमें किसी एक ब्लॉक में इस तरह किसी झोदी में गिर जाना जो है वो हमारे लिए फायदा मंद नहीं है। हमने पहले किया और हमें इसका नुकसान हुआ। यानी हम सीटों सेंटरों से शुरू हुए थे, तो हम एक ब्लॉक के जब अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल आप उसका पार्ट बन जाते हैं, तो फिर आपको दूसरी जो ब्लॉक है वो आपको एक खास नजर से देखता है, यानी हरीफाना नजरों से। लेकिन बहरहाल इस वक्त ब्लॉक्स तो उस तरह नहीं है, लेकिन ये दो बड़ी ताकतें हैं। अमेरिका तो बड़ी ताकत है ही, लेकिन चीन एक इमर्जिंग पावर है, और हम क्योंकि हमारी जोग्राफियाई कुछ जबर ऐसा है कि चीन से हमारे लिए ताल्लुकात खराब करना जो है वो हम अफोर्ड नहीं करते। हमने यानी जरा सा CPEC रोका था ना, उसकी रफ्तार कम कर रखी थी, तो चीन जो था वो हमसे जरा पीछे हो गया, सर्दमेरी से आ गई, हमारे सर्दमेरी आ गई ताल्लुकात में, रूठा सा लग रहा था। हाँ बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। तो गजनवी साहब, अब ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है, इसकी तरफ तो जब हम मुकाबला करेंगे तभी जब हम इंटरनली बड़े मजबूत होंगे और एक ज़बान होकर बात करेंगे। हमने ये देखा है रिसेंटली, इंटरनली तो हम इकट्ठे कभी हुए नहीं हैं, लेकिन जो हुआ है रिसेंट सिंध और फेडरल के दरमियान, और फिर जो आपसी ताल्लुकात हैं, चाहे अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, और फिर स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पर सिंध और फेडरल की बात करें कि एक दूसरे का कहा जा रहा है कि हम ऑडिट करवाएंगे, फेडरल ने कहा है सिंध को, और जो मामला ओवरऑल नज़र आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? इसकी वजह से क्या असरात हो सकते हैं? हम देखिए, ऑपोजिशन को और गवर्नमेंट को तो कभी भी शीरो शकर इस तरह नहीं होना चाहिए। उनका तो लड़ाई झगड़ा होता है और सारी दुनिया में होता है, तो यहाँ भी होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसी है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान अपनी मंजिल तक इस रास्ते से जा सकता है। ठीक है, ये काबिल फहम बात है सारी, लेकिन इससे अगली जो बात है कि आप ऑपोजिशन के वजूद को बर्दाश्त ही ना करें और आप उनको बिल्कुल सफा हस्ती से मिटा देना चाहें, और आपका जब तक बस चले तो आप उनको चाहें कि जेलों में इनको भर के रखा जाए। ये पॉलिसी ठीक नहीं है। हमने इसको करके देख तो लिया है, यानी अब लगभग 3 साल होने को आए हैं। अभी कुछ माह पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन छूटे हैं, वो एक साहब जलावतन हो चुके हैं, मुल्क से चले गए हैं वो,
और बाकी मरियम नवाज जेल में रह चुकी हैं, और सारे लोग, आज भी खुर्शीद शाह जो है वो जेल में है और ख्वाजा आजम जेल में। तो ये जो मामला है, अब कहना मसलन वो कहते हैं कि सिंध में जमहूरियत नहीं, तो मेरे भाई इस्लामाबाद में जमहूरियत है। आपका उससे क्या फर्क है, मैं ये तो बता दीजिए। इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर जमहूरियत में 20 बिल एक दिन में बुलडोज किए गए पार्लियामेंट से। ये मैं इसी पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ। तो आप इसे जमहूरियत करार देते हैं, या आप रोज गोली लगती है दूसरे दिन किसी जर्नलिस्ट को वहां पर। इस्लामाबाद के अंदर किसी जर्नलिस्ट के घर में घुस के उसे मारा जाता है। मैं अफसार आलम और असदपुर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो मिसालें बेपनाह हैं। तो हम ये बस सियासी गुफ्तगू है, इसे खास हद तक रखना चाहिए। और बातें वगैरह कर लेना तो ठीक है, लेकिन इससे आगे जाके पैसा कहाँ गया मॉनिटर करेंगे। भाई आप उनका मॉनिटर पैसा, उनके अपने मैकेनिज्म्स हैं, और फेडरेशन का एक है तो सही कि ऑडिटर जनरल जो है वो ऑडिट तो करता है उसका। तो आप कौन सी नई बात कर रहे हैं? बात तो ये है, देखिए ये सियासी गुफ्तगू है। अगर क्लीन लोग हों, मसलन पूरी दुनिया हमसे इस वक्त पूछ रही है कि आपके पास 12 खरब रुपया कोरोना का रिलीफ आया था, आप उसका ऑडिट दीजिए ना। आपके अपने ऑडिटर जनरल कह रहे हैं कि हम उसका ऑडिट नहीं कर सकते, हम नहीं रिवील कर सकते। तो ये क्या, यानी ये हमने 13,000 अरब रुपया अब तक हुकूमत ने कर्ज लिया है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इसकी कोई वजाहतें पेश करे कि यार हमने मेगा प्रोजेक्ट तो कोई नहीं बनाया। लोग हमसे सवाल करते हैं कि पैसा कहाँ चला गया, लेकिन हमने खर्चा है जी, और हमने यहाँ खर्चा इस मद में खर्चा है। जी जनाब, हिसाब लेना आसान होता है, देना आसान नहीं होता। तो मांगना बड़ा आसान है, या किसी पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, एहतसाब का नारा लगाना भी बड़ा आसान है, लेकिन वो हुआ क्या 3 सालों में हम देख ही रहे हैं। लेकिन आपने जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट का जिक्र किया कि इस पूरे दौर में बड़ा मुतासर हुई है और बड़ा उसके ऊपर कदगन लगी है। अब जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल डिस्कस किया जा रहा था, कल गवर्नर सिंध ने उसको जो है वो वापस कर दिया एतराज़ लगाकर, और सिंध में ये डिस्कशन जब सामने आई तो उसमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में सिंध की तरफ से जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल आ रहा है, फेडरल की तरफ से जो बिल डिस्कस हो रहा था उसमें बहुत सी कदगनें लगाई जा रही थी? जी हाँ, आपने दुरुस्त कहा। देखिए ये जो सिंध का बिल है ना, ये कोई ऐसी बिल नहीं है कि एक पार्टी ने कोई बिल बनाया है, ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ ये है कि तमाम मुताल्लिका जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिन्हें आप स्टेक होल्डर्स कहते हैं, जिनमें ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर PFUJ तक, यानी फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इससे भी आगे चलिए IFJ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, और बार, ये सब लोग इस बिल में शामिल रहे हैं। एवरीवन वाज ऑन बोर्ड एंड दे हैव रीच्ड दिस ड्राफ्ट, और ये बिल उन्होंने यहाँ तक पहुंचे वो। तो ये इसको कह देना कि ये ऊट पठान को बिल है या कहीं से आ गया है, मेरा ख्याल है ये अगर आप देखें तो सही कि इसकी तैयारी में कौन लोग शामिल हैं, किनकी हाँ शामिल है इसमें। एक तो यूनानिमसली, पहली बात ये यूनानिमसली असेंबली ने पास किया इस बिल को। तो वही आप जैसे हम कह रहे हैं कि ये सियासत द्वारा होती है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, उनका आईनी हक है गवर्नर साहब का। फेडरेशन ने ये समझा है कि हम वापस भेज देते हैं, और हम चाहते हैं कि इसमें ये 1-2 अमूर है, ये फंडिंग का मामला आप जरा देख लीजिए, या थर्ड पार्टी ऑडिट का उन्होंने कह दिया, अच्छा कोई बात नहीं। तो उसका एक प्रोसीजर है, वो आईनी तरीकाकार है, उसको चलना चाहिए आगे। और आईनी तरीकाकार जो है वो आपको मालूम ही है कि वो 18th अमेंडमेंट के बाद उन्होंने कहा, मुर्तजा वहाब साहब ने कल कह रहे थे, वो 18th अमेंडमेंट के बाद नहीं, पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा 73 में भी यही था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 85 में हमारी 8th अमेंडमेंट हुई थी, उसमें उन्होंने इसको जरा सा तब्दील कर दिया था। तब्दील क्या किया था कि उन्होंने कह दिया कि ये जो टोटल मेंबरशिप होती है हाउस की, उसकी मेजॉरिटी दरकार होगी दोबारा पास करने के लिए। जब एक दफा गवर्नर रिफ्यूज करके भेज देंगे या कोई तब्दीली करके भेज देंगे, तो टोटल मेंबरशिप जो होगी उसकी मेजॉरिटी चाहिए होगी। अब ऐसा नहीं है, 18th अमेंडमेंट ने आसान बना दिया इसे, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग जो लोग मौजूद होंगे वहां पर, उनकी अक्सरियत दरकार होगी, और वो उनके पास है, वो दोबारा बिल चला जाएगा। लेकिन इससे बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है, ये इंटेंट नजर आता है कि वफाक और सूबे के दरमियान ताल्लुकात क्या है, मुझे भी मालूम है, लेकिन एक रुकावट, जी रुकावटें और कदगने लगाना जो है वो आपकी इंटेंशंस को शो करता है, और फेडरल जो है मुसलसल इस चीज़ को ना सिर्फ साबित कर रहा है अपने एक्शन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बल्कि सबके सामने भी है। हमाद गज़नवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया जी, हनी फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। 4 टीम्स फाइनल हो गई हैं जो कि प्लेऑफ में खेलेंगी पीएसएल का, और उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स हैं जिनके आपस में मुकाबले होंगे। और मैंने अपनी टीम सेलेक्ट कर ली है और वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। ठीक है जी, ये बड़ा आसान था सेलेक्ट करना क्योंकि जो टेबल पे टॉप टीम है वो आपने सेलेक्ट कर ली है। मैंने ये देखा लाहौर से पास इस्लामाबाद ज्यादा है तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड सेलेक्ट कर लेती हूं। लेट्स सी जी कौन जीता है। फाइनल क्वालिफायर्स शुरू हो चुके हैं आज से, और अब कौन सी टीम फेवरेट है, क्या लग रहा है ग्राउंड रियलिटी में, इस पर हम बात करेंगे। आमिर नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनसे हम राय लेते हैं, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हम इस वक्त जो टॉपिक लेके बैठे हैं वो है जी एलिमिनेटर राउंड, बहुत इंपॉर्टेंट आज से शुरू हो रहा है। क्या लगता है आपको मोस्ट फेवरेट टीम्स कौन सी हैं जो कि आगे फाइनल में हिस्सा रखेंगी अपना? देखिए जी, जैसे पाकिस्तान पीएसएल छठा एडिशन शुरू होता है पाकिस्तान में, आपको पता बड़ी दुश्वारी आई पाकिस्तान में होता है, फिर जनाब कोविड-19 आ जाता है, फिर उसकी वजह से डिस्टर्ब रहता है पीएसएल के तमाम प्लेयर अपने मुल्कों में वापस चले जाते हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक विंडो ढूंढी जिसमें तमाम क्रिकेटर को अवेलेबल उनके अच्छे प्लेयर्स भी नहीं है, यानी कि जो अवेलेबल उनको डाला गया। आपको पता है जी, अब आज बड़ा अहम दिन है पीएसएल 6 का। जैसे 4 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं, लाहौर के अंदर कोयटा बाहर हो चुकी है। अब ये देख रहे हैं कि ये जो टीमें अब आई हैं इन्होंने तमाम ग्राउंड रियलिटी जान चुकी है, वेदर को भांप चुके हैं, विकेटों को देख चुके हैं क्या करना है, और उनकी प्लेयर में इतनी स्ट्रेंथ बढ़ गई हुई है कि अब वो गर्मी का किसी का एक्सक्यूज नाम की चीज नहीं है। अब डिपेंड करता है जो मैनेजमेंट है वो टीम क्या उतारती है मैदान में, उनकी क्या प्लानिंग है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। देखिए T20 जो है ना, अगर इस्लामाबाद ने पेशावर ज़ल्मी का 248 रन बनाए थे ना, T20 के क्रिकेट को आप इस तरह ना समझे कि हो जाएगा। अभी हो सकता है कि 40 पे टीम आउट हो जाए तो आप बैठे रह जाए। T20 पे इतबार नहीं करना चाहिए, ये डे पे क्रिकेट पे काउंट करती है, डे बाय डे क्रिकेट पे काउंट करती है। लेकिन अभी एक्साइटमेंट तो फुल ऊपर जा रही है। अब आपको पहले मैच का अगर हम जिक्र कर लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? देखिए मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद का जो मैच है ना, दोनों टीमों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब ये देखिए मुल्तान सुल्तान की एक अपकमिंग बॉलिंग लाइनअप है, उसकी आप बॉलिंग स्ट्रेंथ देख लें। वो अगर टीम उनके रिजवान जो है वो इस टाइम नंबर 1 बैट्समैन बना, पाकिस्तान की एक हड्डी का एक किरदार अदा कर रहा है। वो कैप्टन भी है, विकेट कीपर भी है, और टीम को लेके जा भी रहा है और वो जीत भी रहा है। वो देखिए मैच हारा, वो लूज करता कहाँ पे वो नंबर 2 पोजीशन पे आ गए। मगर ये देखिए उनकी एक टीम मैनेजमेंट बैठी है, थिंक टैंक बैठा है, उनको जो प्लान देते हैं, उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करें। शाहनवाज धानी ले लें, रब्बानी देख लें, सुरवेर तनवीर ले लें, इमरान ताहिर ले लें, ये जितने इनके बॉलिंग टैप है उनका बड़ा किरदार है इनको मैच जितवाने के लिए। सही, तो आपको लग रहा है मुल्तान सुल्तान इसमें फेवरेट लग रही है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो दूसरे मैच हैं पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स, दोनों टीमों ने 10-10 पॉइंट्स लिए हैं, यानी कि दोनों टीमें 5-5 जीत के आई हैं। लाहौर कलंदर्स के रन रेट की वजह से पीछे रह गई थी, यानी कि ये 10-10 मतलब एक जैसे खेले हैं। क्या लगता है आप इन दोनों में से आपको? देखिए अगर इन दोनों टीमों का मैं मुआवजा करूं तो मुझे पेशावर ज़ल्मी जो है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है। उसमें क्योंकि लास्ट जो मैच है पाकिस्तान और पेशावर ज़ल्मी ने कराची को मारा है, वो देख लें वो एक बहुत अहमियत का मैच था। उसमें उनके दिमाग में होगा कि हमने लास्ट मैच 130-40 पे हम आउट हो चुके हैं। मगर जो अगर देखा जाए पेशावर ज़ल्मी की अगर बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप, फील्डिंग देखी जाए आउटस्टैंडिंग है, और वो क्रिकेट को अच्छी तरह खेलना जानते हैं। अगर थोड़ा सा हम कराची की तरफ चलें, कराची के सिर्फ 1 एंड ओनली मैन है, उसका नाम है बाबर आजम, उसी के ऊपर वो टीम चलती है। अगर वो बाबर आजम स्कोर करेगा तो कराची ज़ल्मी जो है ना वो 170 की तरफ जाती है। उसके बाद उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ी यंगस्टर है। अब जाए वो थोड़ा सा वो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मगर इसमें आप देखो आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इन्होंने आप देखें कराची का जो एक लड़का जो नया नूर है, अंडर 16 अपकमिंग है, अभी उसको इतना हमें नहीं करना चाहिए कि उसको एकदम से हम टीम में भी डाल दें। हाँ। अभी थोड़ा उसको माने, मगर वो एक प्रोडक्ट पीएसएल में निकला है जिसका नाम नूर है। बिल्कुल सही, वो प्रोडक्ट निकला है जो आगे जाकर हमें और भी जगहों पर नजर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन आपने प्रेडिक्शन किया, मुझे लग रहा है कि यही होगा। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी जो है वो आपने फेवरेट करार दे दिए आज के, लेकिन जो मैच चलेगा देखेगा, अगर वही बात है ना कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, T20 है तो कुछ भी हो सकता है। कर दिया है तो लेट्स सी अब क्या बनता है फाइनली। 1-2 दिन मेरी नजर ना लग जाए, 2 दिन रह गए, सब कुछ सामने आ मेरी नजर लगी है। एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 68वीं सालगिरह मनाई जा रही है जी। और बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से आपको बताते चलें कि वो पहली मरतबा 1988 में और फिर दूसरी मरतबा 1993 में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी, और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी साहबजादी 21 जून 1953 में
सिंध के मशहूर सियासी घराने में पैदा हुई। अप्रैल 1979 को अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वफ़ात के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 29 बरस की उम्र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। फिर नवंबर 1988 को मुल्क में आम इंतखाबात हुए तो कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल की और बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 में 35 साल की उम्र में मुल्क और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता जल्द उलट दिया गया, लेकिन मोहतरमा को पाकिस्तान और आलम इस्लाम की 2 दफ़ा खातून वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के तारीखी मकाम लियाकत बाग में एक इंतखाबी जलसे से खिताब के बाद उस वक्त शहीद कर दिया गया जब वो जलसा ख़त्म होने के बाद वापस जा रही थी। इससे कबल खुद साख्ता जिला वतनी के बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 में वतन वापस आई तो उन पर कराची में हमले की कोशिश भी की गई थी। और तजिया निगारों की राय में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सिर्फ बेटी नहीं बल्कि बेहतरीन सियासी शागिर्द भी थी। उन्होंने अपने वालिद से बहुत कुछ सीखा, अमली सियासत में इस पर मुकम्मल अमल भी किया और सियासी तजियाकारों के मुताबिक करप्शन के इल्ज़ामात में पाकिस्तान में उनकी सियासी साख को काफ़ी नुकसान भी पहुँचा था। पीपल्स पार्टी रहनुमा ही नहीं, मुखालिफ सियासी जमातों के लीडर भी बेनज़ीर भुट्टो की सियासी बसीरत के मुतारिफ निकले और सियासी नाकदीन का मानना है कि बेनज़ीर भुट्टो की दोनों बेटियाँ और बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की क़यादत की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब करे मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को। आगे बढ़ते हैं और जी एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई। हमने ये देखा कि बजट में बहुत इसका जिक्र भी हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कार्स के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में हमने इंडस्ट्री में देखा है कि इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है और इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रही है। इसमें वैल्यू एडेड टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है और फिर इम्पोर्ट ड्यूटी पर भी कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और इसकी वजह से फ़ायदा ऑब्वियसली फिर कंज्यूमर को भी होगा और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी होगा। बिल्कुल, तो हम बात करेंगे जी हमारे साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स एक्सपर्ट जो जानते हैं इस पूरी डायनामिक्स को और देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में ये फिजिबल हो सकता है या नहीं। उस्मान शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। ये एक बड़ा फैंटेसाइज इन्वायरमेंट लगता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक मोटर्स वो चाहे बाइक्स हों गाड़ियाँ हों वो चला सकें। आपको लगता है कि ये फिजिबल होगा, बड़ा आसान होगा यहाँ पर उस चीज़ को मैनेज करना? जी ये बिल्कुल फिजिबल है और इसके अंदर जो है वो टू लुक देयर आप ओके सो इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल। जब टेस्ला जो है जी उसने इस चीज़ की बुनियाद रखी और वर्ल्ड वाइड जो है इसको एक्सेप्टेबल करवाया तो वो एक जो चीज़ पहले एक लगता था कि यार ये एक अजूबा है या एक ऐसे फैंटेसी है वो नाउ इट हैज़ टर्न इनटू अ रियलिटी आफ्टर टेस्लाज ब्रेक थ्रू। और आपने देखा है कि टेस्ला की जो वैल्यूएशन है इस वक्त टोयोटा से भी ज़्यादा है, तो इट्स अ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो पाकिस्तान के अंदर जो है अगर आप देखें तो क्लाइमेट का जो मसला है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का जो इशू है उसके लिए इस वक्त ये नागुज़ीर हो चुका है कि हम ईवी को जो है वो आम करें और उसके अंदर आएँ। और उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है जो पॉलिसी निकाली है वो बहुत यूज़फुल है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरर वो आ रहे हैं। उस्मान शेख साहब आपने बड़ी सही बात की है कि बड़ी ज़रूरत है इसकी दुनिया को देखते हुए। अब चूँकि लोगों को ये समझाना ही बड़ा ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, ये कितनी फिजिबल होती हैं, कितनी आसान होती हैं कंज्यूमर के लिए। क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते रहते हैं कि जी हम चार्ज कहाँ से करेंगे, कितनी देर के लिए चार्ज होगी, कहाँ से चार्ज करेंगे, कितनी देर में चार्ज होगी, कितने की गाड़ी है, ये सब चीज़ें भी थोड़ी बताइएगा। एक्चुअली देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ है वो अवेयरनेस देने की है। अगर एक दफ़ा अवेयरनेस हो जाए तो फिर ये चीज़ जो है वो फिजिबल हो जाती है। जैसे आप देखें तो इंजन वाली जो गाड़ी थी उसके अंदर जो है वो अगर पेट्रोल स्टेशन ना हो तो इसके अंदर एक चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप इसकी एग्जांपल को फिट करें तो 2000 में सीएनजी कार्स आना शुरू हुई तो लोगों ने सीएनजी किट्स लगवा ली और सीएनजी स्टेशंस बनना शुरू हो गए। ठीक है। तो सेम वे में जितने पेट्रोल स्टेशन है वहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस या चार्जिंग पॉइंट्स फिट हो जाएंगे। जब चार्जिंग पॉइंट्स वहाँ लगेंगे तो एक इकोसिस्टम बनेगा जिसकी वजह से चार्जिंग जो है वो फिजिबल हो जाएगी और आपको ये फिर लोगों को ये होगा कि यार हम कहीं भी जाएंगे तो हम कहीं भी रास्ते में चार्ज कर सकते हैं और घर में भी चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये कितना टाइम लगेगा इसको पूरा यहाँ पर आने में और लोगों को समझाने में? अभी भी हैं कुछ इलेक्ट्रिकल कार्स जो पाकिस्तान में हैं और लोग चला भी रहे हैं, लेकिन फिर ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो फॉर एग्जांपल लाहौर से चलें तो शायद भेरा तक ना जाएं और फिर चार्जिंग खत्म हो जाए। जैसे भी देखें तो ई-ट्रॉन जो आई है ऑडी की उस जो लाहौर में है वो भी इस्लामाबाद नहीं जा सकती, जो इस्लामाबाद में भी सबसे बड़ा इशू है लाहौर नहीं और बीच में चार्जिंग स्टेशंस नहीं तो है। अभी ये पूरा गवर्नमेंट ने प्लान किया है। हमारी अभी ईडीपी के चेयरमैन से भी मुलाकात हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल के जो है, और वहाँ पर जो है वो हमने उनसे डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि इस वक्त तकरीबन पूरे पाकिस्तान में एक विद इन 1 ईयर जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछ रहा है
जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का है बहरा में, मुख्तलिफ नेशनल हाईवेज में, मोटरवेज के ऊपर, तो ये जो सारी कम्यूट है बहुत ईजी हो जाएगी। लेकिन हम अगर बात करें टू व्हीलर्स की, जो कि मैंने इंट्रोड्यूस करवाई है इलेक्ट्रिक बाइक्स, उसमें जो है वो चार्जिंग इशू ही नहीं है, क्योंकि आपके चार्जर जो है बाइक में होता है, साथ ही आप घर में नॉर्मल अपने प्लग से चार्ज कर सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है कोई स्पेशल चार्जिंग स्टेशन की। और रास्ते आप में भी रात कहीं को पर लगाएं और सुबह जो है आप कितनी देर 100 में किलोमीटर एक व्हीकल चार्ज हो जाती है दोबारा से रिचार्ज? हमने जो है वो 3 मॉडल्स दिए हैं। वो डिपेंड करता है कि आप ड्राई बैटरी ले लें, उसकी प्राइस कम है लेकिन वो ओवरनाइट चार्ज होती है। ठीक है। इसके बाद जो है वो लिथियम है, वो 2.5 घंटे से 3 घंटे में चार्ज होती है। फिर सुपर कैपेसिटर बैटरी है, वो 40 मिनट्स में चार्ज होती है। ठीक है, और वो फुल चार्ज हो जाती है? वो फुल चार्ज। और कितना ट्रैवल करती है बाइक? इसमें जो हमने 70 मॉडल दिया है वो 80 किलोमीटर है। अच्छा। और जो अभी हम लिथियम का लेके आ रहे हैं वो 100 किलोमीटर तक रेंज होगी। तो ये तो बाइक्स का है ना, तो जो गाड़ियां जब चार्ज होंगी उसका भी थोड़ा क्लियर करें कि जब बाइक्स तो बड़ी फिजिबल आपने बना दी हैं, गवर्नमेंट जिस पर काम कर रही है कि गाड़ियां बनानी है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें कितनी देर में गाड़ियां चार्ज हो जाएंगी? क्योंकि लोग यही सवाल करते हैं, हर दूसरा मतलब यही सवाल करते हैं कितनी देर में गाड़ी चार्ज होगी? पंप में तो आप जाते हो, फ्यूल रिफिल हो जाए 2 मिनट में आप चले जाते हैं। देखिए जी, इसमें ना मुख्तलिफ चार्जिंग स्टेशन हैं। एक तो पार्किंग लॉट्स में लग जाएंगे, रेस्टोरेंट्स के बाहर लग जाएंगे, जितनी एरियाज हैं आपके पेट्रोल स्टेशन के साथ लग जाएंगे। लेकिन इसमें डिपेंड करता है कौन सा चार्जर है। अच्छा। एक एसी चार्जर होता है, वो कैपेसिटी है वो ज़्यादा टाइम लेता है। इस तरह डीसी चार्जर होते हैं, वो बहुत फास्ट चार्जिंग करते हैं कि बल्क में करंट देते हैं। ठीक है। उसमें जो गाड़ी है वो 20 मिनट से 30 मिनट में चार्ज हो सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये कीमत का भी जरा जिक्र कर लें कि आम गाड़ी से सस्ती या आम मोटरसाइकिल से सस्ती होती है या महंगी होती है? जो बेसिकली इसमें कंपोनेंट जो है ना वो चंद हैं, जिसमें आपका मोटर है, कंट्रोलर है, बैटरी है। तो जो इंजन है उससे रिप्लेस होना है, लेकिन क्योंकि अभी ये स्केल में नहीं बन रहा इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि असल में बैटरी की कॉस्ट जो है वो मैटर करती है। अगर बैटरी जो आप निकाल दें तो फिर ये बहुत सस्ती हो जाती है, गाड़ी भी, बाइक भी, रिक्शा भी। सही। तो बेसिकली शेख साहब, जिस तरह से अब हमने बताया है कि ओवरऑल ये बड़ा फ़ायदा है, हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होती हैं। ये जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कर रही है प्लान, और टैक्स भी, और इसके अलावा टोकन टैक्स रजिस्ट्रेशन, आपको क्या लगता है कि ये काफ़ी है इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, या मज़ीद कुछ इकदाम करने चाहिए? अभी तक गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी दी है वो बहुत यूज़फुल है फॉर द मैन्युफैक्चरर्स, फॉर जो लोग पाकिस्तान में लोकल अदर देन इम्पोर्ट करें, यहाँ पे असेंबलिंग यूनिट्स बनाएं, उसके लिए तो बहुत विजिबल है। जैसे 1% जो है इम्पोर्ट ड्यूटी कर दी है, 1% कस्टम ड्यूटी है, तो आपके लिए बड़ा फिजिबल है कि आप मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, बैटरीज जो मंगवाएं, यहाँ असेंबल करें और बाइक को बेचना शुरू कर दें। ठीक है। लेकिन असल चीज़ खाली बनाना नहीं है, एंड यूज़र को एनफोर्स करना है कि वो इसको ख़रीदे भी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री हो, आपका जो मराद हैं वो कंपेरेबल, कि यार मोटरवे पे टोल टैक्स नहीं होगा, जितने टोल टैक्स हैं वो फ्री हो, ताकि जो एंड यूजर है जिसने खरीदनी है वो कंपेल हो कि क्यों खरीदनी है, उसको कोई बेनिफिट, बहुत ज्यादा एडवांटेज नजर आए जिसकी वजह से वो जो है ना वो खरीद सके। बिल्कुल सही, यानी कि इनिशियल प्रमोशनल कुछ एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जिससे कंज्यूमर्स जो हैं वो इंक्लाइंड हों कि उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियां या बाइक्स खरीदनी है। बट आई थिंक ये माहौल पे भी बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, और यकीन जानिए आपकी जेबों पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, पेट्रोल नहीं डलेगा और आप फ्री में ट्रैवल भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच उस्मान साहब। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट मजीद इनिशिएटिव्स भी लेगी और इसको ज़्यादा प्रमोट भी करेगी। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे आज के दिन की मुनासबत से। आज 21 जून है, एक तो ये साल का लंबा तरीन दिन भी है, साथ इसके हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज पूरी दुनिया में योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। योगा के हवाले से आपको मालूम होगा कि रिसेंट डेवलपमेंट में हमने देखा है कि इसके बहुत से फ़वाइद सामने आए हैं, ना कि सिर्फ फिजिकल बल्कि स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ में भी ये बहुत से फ़वाइद आपके लिए लेके आता है। बिल्कुल, बरसगीर में सदियों से जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी सेहत की आबियारी के लिए योगा किया जाता है, और 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन का इंतखाब कर लिया कि आज के दिन पूरी दुनिया में योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। अब अमूमन लोग शायद इसको सिर्फ एक्सरसाइज समझते हैं कि आपने अपना वज़न कम करना है या फिज़िकली फ़िट रहना है तो आपको योगा करना है। नहीं, बल्कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ना सिर्फ इंसानी सेहत पर बल्कि मेंटल हेल्थ के ऊपर भी। तो कितना ये फ़ायदेमंद हो सकता है, योगा करना कितनी ज़रूरी है और कितना आसान है इसको ऑप्ट करना, इस तमाम चीज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ योगी यानी कि योगा एक्सपर्ट रिजवान अली मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच ज्वाइन इन करने। आज वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, योगा की इम्पोर्टेंस क्या है? जिस तरह से हर किसी चीज़ की एक साइंस होती है,
उसी तरह से इंसान की भी एक साइंस है, इंसान को समझने की, उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसने किस तरह से अपना बिहेव करना है। तो योगा इंसान के फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल और इकोनॉमिकल सिस्टम का एक बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है जिसको समझे बगैर इसको किए बगैर फिर परेशानियों के साथ ज़िंदगी गुजरती है। अगर योगा को सही तरह से समझ के और इसको सही तरह से प्रैक्टिस किया जाए तो इंसान एक भरपूर और मजबूत ज़िंदगी गुजार सकता है जिसकी हर इंसान को तलाश है, जो अभी मुआशरे में मिल नहीं रही। तो उसका बेहतरीन हल योगा की तरफ आना ही है। सही। अली साहब, आपने जैसा कहा है कि स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटल हेल्थ के लिए बड़े फ़वाइद लेके आता है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा ना, मतलब किस तरह से, मतलब फिजिकली तो हम देखते हैं कि लोग योगा करते हैं तो उससे आपकी जो बॉडी है उसकी एक्सरसाइज होती है और काफ़ी आपकी बेहतरी आती है। बाकी जो इसमें हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स हैं वो किस तरह आती हैं? देखिए, जो पोस्टर्स वगैरह देखने में नज़र आते हैं वो सिर्फ फिज़िकल पोस्टर्स होते हैं। वो फिज़िकल लेवल से ऊपर जाते हैं जब, तो फिर एक मेंटल लेवल आता है और मेंटल लेवल के बाद फिर एक स्पिरिचुअल लेवल आता है। तो फिज़िकल एक्सरसाइज जो है वो तकरीबन 84 लाख पोस्टर्स हैं। इसके साथ फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद फिर मेडिटेशंस हैं। मेडिटेशंस के बाद फिर प्रोग्रामिंग्स हैं जो हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर के प्रोग्राम को अपग्रेड किया जाता है, अपडेट किया जाता है, एंटीवायरस सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं। इंसान के जहन में, जिस्म में, रूह में, जहाँ जहाँ पर भी किसी तरह से कोई वायरस दाखिल हो जाता है, योगा के अंदर एक मुकम्मल सिस्टम है कि जो उसका एंटीवायरस देता है कि अगर आपके जहन में अमराज आ गए हैं, आपके जिस्म में अमराज आए हैं, रूहानी परेशानियाँ आपको हैं, रूहानी बीमारियाँ हैं, तो योगा आपके उन मसाइल को एड्रेस करेगा। फिर इसके साथ साथ योगा की एक गहरी फ़िलॉसफी है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आपने ख़ुद अपने साथ कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, खाना पीना क्या है, आपने सोना जागना कैसे है, एक मुकम्मल सिस्टम योगा देता है। बिल्कुल सही, यानी कि वो पॉजिटिविटी जो है वो हर तरह से आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। अब इसमें भी कंफ्यूजन है, कुछ लोग योगा को सिर्फ लिंक कर देते हैं इंडियन कल्चर के साथ और इंडियन मज़हब के साथ, क्योंकि इसके कुछ टर्म्स ऐसी हैं जैसे आसना कहा जाता है मुख्तलिफ एक्शंस को, सूर्य नमस्कार जिस तरह से योगा में एक और एक्सरसाइज है जो की जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं कि नहीं हमने नहीं योगा करना, ये तो हिंदुओं का है। ये चीज़ है ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात ही कर रहे हैं ऑब्वियसली, ये सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में और योगा को कोई भी हिंदुइज्म का हिस्सा नहीं समझता। ठीक है। उसकी वजह यह कि हमने पाकिस्तान में और इस बड़े सगीर में हिंदुओं के साथ तकरीबन 1000 साल गुजारा है और हिंदू मुस्लिम वो एक जो बैरियर है, और बीइंग अ मुस्लिम कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि हम कहीं मजहब से दूर ना हो जाएं या कहीं मजहब के मुनाफी ना हो जाएं। हालांकि ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ जो कोई इजाद करता है, इजाद करने वाले, कोई चीज़ साइंसी चीज़ इजाद करने वाले का कोई मजहब हो सकता है, लेकिन उस साइंसी चीज़ का कोई मजहब नहीं होता। जैसे बल्ब एडिसन ने इजाद किया तो अब बल्ब क्रिश्चियन नहीं हो जाएगा, बल्ब क्रिश्चियन नहीं है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने इजाद की है तो अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स ईसाइयों की नहीं हो जाएगी। इसी तरह से योगा अगर हिंदुओं ने इजाद किया है तो योगा एक साइंस है, इस्तेमाल उसे सारी दुनिया कर सकती है, मुसलमान भी कर सकते हैं और इसी तरह से हिंदू भी और ईसाई भी सारी दुनिया से करते हैं। बिल्कुल सही, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। तो अली रिजवान साहब ये बताएं कि अब चूँकि अब एक नया लर्नर है जो कि आना चाहता है योगा की तरफ, एक्सपर्ट तो होना और उसके बाद उसमें क्लासेस लेना एक बात की बात आती है, लेकिन अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं एज अ बिगनर तो क्या टिप्स देंगे आप? देखिए, हर जिस तरह से कोई भी चीज़ सीखी जाती है, योगा के भी उसी तरह के तरीके कार हैं। आपने अगर साइंस सीखनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री सीखनी है तो उसके लिए भी एक कोच ही होगा, आप कोच से ही सीखेंगे। अगर कोच अवेलेबल नहीं है तो आप सोशल मीडिया से उससे मदद ले सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं, इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इलाके में देख सकते हैं, पाकिस्तान में अब कुछ अच्छे ट्रेनर हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। आप ऑनलाइन गाइडेंस ले सकते हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब, इसके ऊपर नेट के ऊपर बाकायदा हज़ारों की तादाद में वेबसाइट्स हैं जहां पर इंटरनेशनल प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स योगा की मुकम्मल ऑनलाइन क्लासेस भी करवाते हैं, कोर्सेज भी करवाते हैं और PhD लेवल तक उसके सब्जेक्ट्स को पढ़ाया भी जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अली साहब ये बताइएगा कि हम जनरली अगर ऑप्ट करना चाहेंगे, हमने कहा कि मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी इसकी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है आप हर चीज़ ट्राई नहीं करनी चाहिए घर पे, ये तो मैं ज़रूर कहती हूँ। कहीं आप टांग खींचते खींचते टांग तुरा के या निकलवा के बैठ जाए, वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि योगा शायद बहुत टाइम टेकिंग है, आपका आधे से ज़्यादा टाइम जो है वो इसमें लग जाता है और आप बाकी चीज़ें नहीं कर सकोगे, इसमें कोई सदाकत है? देखिए, योगा टाइम टेकिंग नहीं है, योगा टाइम देता है हमें। योगा हमसे टाइम लेता नहीं है। अगर हमारे दिन में 24 घंटे हैं तो 24 घंटों में अभी हम बमुश्किल 8 या 10 घंटे यूटिलाइज करते हैं, बाकी सारे
हमारे तकरीबन 14 घंटे जो हैं वो हमारी थकावट, परेशानियों में और तकलीफ़ों में और सोने में गुजर जाते हैं। अगर हम 1 घंटा योगा को देंगे तो योगा हमें 23 घंटे वापस लौटाएगा। अच्छा, ठीक, मतलब वो फ्रेशनेस आपके अंदर आ जाए। आप जो काम 14 घंटे में करते हैं वो काम आप 6 घंटे में कर लेंगे। आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एक बीमार जिस्म सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, सारे दिन वो किस तरह से काम करता होगा। योगा करने के बाद उसे सीढ़ियाँ चढ़ने का मसला नहीं है, वो सारी जिंदगी पहाड़ चढ़ लेगा। क्या बात है, ठीक है। तो इसलिए हम जो समझते हैं कि योगा टाइम बहुत ज्यादा लेता है, वो ऐसा नहीं है कि योगा टाइम लेता है। हम योगा को सही तरह से जब नहीं करेंगे या योगा से हमारी बॉडी अभी यूज्ड हुई नहीं हुई है तो फिर अब थका हुआ जिस्म है वो फिर ज्यादा टाइम ले लेगा। एक एक्सपर्ट से सीख के फिर आप अच्छी तरह से करें, आपको 23 घंटे वापस मिलेंगे, 1 घंटा योगा। क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है कि 23 घंटे आप वापस ले सकते हैं। आपने ये जिक्र किया कि बीमार शख्स है उसको बड़ा फ़ायदा देता है। जिक्र अगर करें बीमारियों का तो ये भी कहा जाता है कि योगा से बहुत सी बीमारियों का इलाज भी हो जाता है। इसमें कितनी हकीकत है और क्या वाकई ऐसा हो जाता है? देखिए, योगा सदियों से बीमारियों का इलाज करता आ रहा है। ये आज ही योगा ने बीमारियों का इलाज शुरू नहीं किया। बाकी जितने भी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है वो तो अब आए हैं। किसी को 150 साल हुआ है, किसी को 200 साल हुआ है। 5-7 हज़ार साल पहले पहाड़ और जब पत्थर का ज़माना था, गारों में लोग रहते थे, लोग उस वक्त योगा करते थे, उस वक्त भी बीमारियों से बचते थे। अब यहाँ पर एक बात और है कि हम ये जो समझते हैं कि आज केमिकल का दौर है या इन ऑर्गेनिक फूड्स खाने की वजह से बीमारियां थी, ऐसा नहीं है। 7,000 साल पहले भी लोग बीमार होते थे जब सारी ही ऑर्गेनिक चीज़ें थी। बीमारी इंसान के वजूद के अंदर बनने वाले मुख्तलिफ केमिकल से, ज़हनी परेशानियों से और गलत रहन सहन से, गलत लाइफस्टाइल से बन जाती है। योगा उस वक्त भी बीमारियों का इलाज करता था। योगा आज भी डायबिटीज़ का, कैंसर का, कॉन्स्टिपेशन का और जितने भी मेंटल और फिजिकल डिजीज़ हैं, अगर मैं नाम ना भी लूँ तो सिर्फ इतना बता दूँ कि मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल जितनी भी बीमारियां हैं, योगा उन तमाम का कंप्लीट सोल्यूशन देता है। लेकिन ये आपने जैसा बात कर रहे हैं कैंसर का, ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, अभी तो इसका इलाज करना अच्छा खासा मुश्किल होता है। तो योगा के थ्रू थोड़ा सा इजी कीजिएगा कि किस तरह से इलाज होता है। मतलब इनिशियल स्टेजेस में आप कर लेते हैं या आपको होता ही नहीं है? देखें, सबसे पहले तो ये है कि योगा करते रहने से बीमारी आती नहीं है। अगर एक ख़ास स्टेज पे जाके बीमारी का पता चल भी जाए, वहाँ से अगर आप योगा को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, दुनिया में इस वक्त ऑन दी रिकॉर्ड हज़ारों मरीज़ ऐसे हैं कि जिनका कैंसर ठीक हुआ है। 100 के करीब शुगर के पेशेंट तो मैंने खुद ठीक किए हैं पाकिस्तान के अंदर, इंसुलिन और बगैर इंसुलिन वाले। इसी तरह से बाकी बीमारियां भी वो योगा से ठीक हो जाती हैं। हम जिन बीमारियों को समझते हैं कि ये ला इलाज हैं, वो ला इलाज नहीं है। असल में उनको हम किसी और एंगल से जाके पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से वो पकड़ी नहीं जा रही हैं। योगा उनको स्पिरिचुअल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल और डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे एक एक चीज को पकड़ के उसको बिल्कुल सेट कर देता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। यानी कि आपकी विल पावर बढ़ जाती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत मैटर करती है इस तरह की बीमारियों में, वो बेहतर हो जाती है। तो अली साहब, आप जितने लोग देख रहे हैं और जो लोग ऑप्ट करना चाहते हैं, आपकी बातों से इम्प्रेस भी हो गए हैं और योगा वो अपनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई 3 चीजें जिससे वो आज से ही शुरू कर दें तो वो योगा की तरफ आ जाएंगे, वो 3 टिप्स क्या होंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि कम अज़ कम 20 मिनट से आधा घंटा आप योगा के मैट पर वक्त गुजारें हर रोज़। ठीक है। बेशक आपके पास ट्रेनर नहीं होगा, आप अभी सही तरह से नहीं करना जानते किस तरह से, लेकिन शुरू करें, किसी भी तरह से शुरू करें। आप मैट पे रोजाना आधा घंटा बैठ ही जाएं, सिर्फ कुछ नहीं करना था, सिर्फ बैठे उसके ऊपर, सारी चीजें छोड़ के, सारी चीजें बैठ के सिर्फ कम अज कम आप आधा घंटा योगा के कंसंट्रेशन के साथ मैट के ऊपर बैठते हैं। इसका मतलब कि आप तैयार हो रहे हैं अंदर से करने के लिए। जब आप एक दफा अंदर से तैयार हो गए करने के लिए, फिर आपको चांद पे भी जाना पड़ा, सीख लेंगे किसी ना किसी से। मुझे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे कोच, तो मैं नेपाल गया सीखने के लिए। वहाँ पर पहाड़ों में, जंगलों में हमने सीखा। आप कम अज कम इसके लिए अपने आप को ज़हनी और रूहानी तौर पे तैयार कर लें, फिर आप कहीं ना कहीं। और बेस्ट टाइम क्या है योगा करने का? योगा करने का बेहतरीन तरीका सूरज तुलू होने का वक्त है और गुरूब होने का वक्त है। ये दो, या फजर के टाइम या मगरिब के टाइम, और 2 ये बेहतरीन वक्त है। इसके अलावा बेहतरीन वक्त वो है जब आप फ्री हों, आप उस वक्त योगा करें। बैठ जाएं, उसके बाद आप सीखते ये ना कहें जी कि फजर और मगरिब में टाइम नहीं मिला तो योगा नहीं करना, योगा करें जो भी टाइम हो, सोने से पहले कर लें, किसी वक्त भी कर लें, कोई मसला नहीं। रात 2 बजे उठ के भी कर सकते हैं। क्या कहना है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त आपने टिप्स दी हैं। और हर बीमारी का इलाज है जी योगा में अगर आप करें, लेकिन एक बीमारी का इलाज नहीं है, वो है झूठ का। और झूठ का इलाज पता है कहाँ पर है? सिर्फ जेल जाने में इलाज। बिल्कुल, और झूठ पकड़ा जाता है। आपको याद होगा, हमने आपको एक खबर दी थी कि खातून के यहाँ 10 बच्चों की पैदाइश हुई और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए वहाँ पर टीम जाएगी और उसको चेक करेगी। वो सारा का सारा एक ड्रामा था और वर्ल्ड रिकॉर्ड झूठ का ड्रामा रचाकर जो
बनाने वाली खातून दावेदार हैं वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जनूबी अफ्रीका से उनका ताल्लुक था और रवा माह 10 बच्चों की पैदाइश का उन्होंने ड्रामा रचाया और फिर खातून शिकंजे में आ तो जो कि उनका यही बेसिकली मकसद था फेमस होना, वो तो उनको मिल गया, लेकिन फेम उनको मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ अब अजीमत जो उठाना पड़ी है वो ये है कि जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई केस के बारे में तो फिर मालूम हुआ कि इन खातून ने झूठ बोला था। रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े की तहकीकात के बाद मालूम हुआ है कि खातून ने झूठ बोला और उनके घर किसी बच्चे की पैदाइश नहीं हुई। ये नहीं कि 1-2 बच्चों का झूठ बोला है, वो ना ही हामला थी ना ही उनके घर किसी की बच्चे की पैदाइश हुई है। ताहम खातून को झूठ बोलने और फ्रॉड करने पर अब गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या हुआ, सोशल मीडिया पे फेक ड्रामा रचा दिया, 10 बच्चों की तस्वीर भी लगा दी उठा के, अपनी भी प्रेग्नेंट अच्छा, इससे पहले 9 बच्चों की वाली खबर थी वो सच थी, वो सच थी, तो वो एक्चुअली वर्ल्ड इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अपनी खबर बनाई, वो तो सच साबित हो गया, उनकी तो इज्जत बन गई, लेकिन आपके हवाले से जो खबर थी वो झूठ साबित हुई और अब आपको गिरफ्तार करके जेल 10 बच्चे हुए हैं या नहीं हुए हैं, बैठे आराम से, क्योंकि आपने एक झूठ और फ्रॉड का दावा किया था। बहरहाल जी, हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। और ओवर द वीकेंड एक और चीज़ बड़ी ख़राब रही और वो था वैक्सीन सेंटर्स पर तमाम इंतजामात, और बहुत से वैक्सीन सेंटर्स तो बंद कर दिए गए क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, लोगों को वापस भेजा गया। अब एकदम से जहां हम महंगाई के लिए, जहां हम चीज़ों के लिए लाइनों में लगते थे, वो ऐसा लगा, ऐसी फीलिंग आई कि अब वैक्सीन के लिए भी कतार दर कतार होंगे और वैक्सीन कम हो जाएगी। और ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तानी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वैक्सीन जो है वो नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन अब ये देखा है हमने कि ओवर द वीकेंड जब लंबी लाइनें लगी हुई थी, कतारें थी और लोग लगवाना चाहते थे वैक्सीन, तो ये हौसला भी आया कि वाकई लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। और इसलिए गवर्नमेंट ने अब जो आइंदा हफ्ते के लिए कहा है कि हमने रिकॉर्ड नंबर्स में मजीद भी वैक्सीन लगाने का टारगेट बनाया, और जो लास्ट वीकेंड भी जो टारगेट रहा वो भी कहा जा रहा है कि एक दिन में 3,32,877 अफराद ऑन एवरेज लास्ट वीक में वैक्सीन लगवा जा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी जो एवरेज नंबर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा। लेकिन शॉर्टेज का क्या किया जाए? अब खबरें ये आ रही हैं कि चीन से खसूसी परवाज के जरिए कोरोना वैक्सीन की 15 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। इस्लामाबाद पहुंचने वाली वैक्सीन साइनोवैक की हैं और चीन पाकिस्तान को बिला तातुल सप्लाई जारी रखेगा और फिर सेंटर्स के ऊपर लोगों को केटर किया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर नौशरीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जिस तरह से हम ओवरऑल देख रहे हैं, वीकेंड में काफ़ी ज़्यादा मैस सा हो गया था, लोग परेशान थे, लंबी लाइनें लगी हुई थी वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर। क्या वजूहात हुई और अब क्या सिचुएशन है, बताइएगा इस हवाले से अगर। जी बिल्कुल, ये पिछले 2-3 दिन हमें अफसोस है कि थोड़ा सा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पर जिस तरह से आपको पता है कि वॉक इन वैक्सीनेशन तमाम उम्र के लोगों के लिए खोल दी गई थी, इसकी वजह से एक बड़ा अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ लोग जो थे वो सेंटर्स पर आ गए, जो कि खुशाइन बात भी है कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन कराने के लिए निकले। पर जब वॉक इन वैक्सीनेशन होती है तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस सेंटर के ऊपर कितने लोग और किस टाइम पर आएंगे। तो हुआ ये कि कुछ सेंटर्स के ऊपर जरा ज्यादा रश हो गया, लोगों का रुझान उन सेंटर्स की तरफ ज्यादा था और कुछ सेंटर्स जो थे वहां पर इतने लोग नहीं गए। नतीजतन ये हुआ कि जो रश वाले सेंटर्स थे वहां पर वैक्सीन खत्म हो गई, तो फिर हमें उन सेंटर्स पे जहां वैक्सीन मौजूद थी उसको रीलोकेट करना पड़ा, उसको इन सेंटर्स के ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। तो इसके अंदर थोड़ा सा तातुल आया और लोगों को कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ा। और वैसे मैं आपको ये बताऊं कि 10 लाख डोजेस हमारे पास उस वक्त भी रिजर्व में हमारे पास मौजूद थी। ऐसी बात नहीं थी कि पाकिस्तान में वैक्सीन खत्म हो गई थी, सिर्फ मैनेजमेंट का और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का इशू आया था जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हुई। पर अब मजीद जिस तरह से असद उमर साहब ने कहा कि हमारा टारगेट 3 से 4 लाख लोगों को इंशाल्लाह ताला वैक्सीनेट करना रोजाना है, तो उसके लिए जाहिर है जो हमारी स्ट्रेटजी है और जो पाइपलाइन में हमारी एग्रीमेंट्स हुई हुई है, तो उसके जरिए अब हमारी संडे को जिस तरह 15.5 लाख डोजेस पहुंची हैं, 22 तारीख को इंशाल्लाह ताला 25 लाख डोजेस जो है वो मजीद मुतवक्के हैं और फिर 25 से लेकर 30 जून तक का जो दरमियानी वक्फा है उसके अंदर मजीद लाखों डोजेस जो है वो पहुंचेंगी। और उसके साथ साथ हमारा जो अपना पाक वैक की जो है 4 लाख डोजेस वो भी अवेलेबल उस दौरान हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला शॉर्टेज नहीं आएगी, मगर मैं एग्री करती हूँ कि हमें मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन टू द सेंटर्स जो है
उसको ज्यादा फाल बनाने की। बिल्कुल, ज़्यादा फाल बनाने की ज़रूरत थी। और डॉक्टर साहब, आपको याद होगा हमारा लास्ट टाइम जो एक साथ शो हुआ था उसमें भी ये पॉइंट रेस किया गया था और तब भी आपने ये कन्फेस किया था कि कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज आ रहे हैं। अब जहाँ पर किल्लत का शोर होता है तो लोग भी पैनिक कर जाते हैं कि लो अब तो वैक्सीन खत्म हो गई, हम वैक्सीन नहीं लगा सकते, स्पेशली वो जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ली है और उन्होंने सेकेंड लगवानी है। तो क्या उनके लिए भी सेंटर्स बिल्कुल ही मतलब वहाँ पे अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है? क्योंकि आपने जैसा कहा कि कल अभी वैक्सीन आई है, उसके भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी टाइम लगेगा। नहीं जी, वो ऑलरेडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हुई है, वो तमाम प्रोविंसेस में पहुंच चुकी हुई है। ये बिल्कुल हमारा सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूशन का है, जो हमारे कोल्ड स्टोरेज वाले ट्रक्स हैं और जो हमारी पूरा ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है, उसके जरिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुकी हुई है। और आज इंशाल्लाह ताला मंडे ट्यूसडे को हमें उम्मीद है कि हम कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं देखेंगे। ठीक है, 1-2 दिन में मामला हल हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपने कहा प्रेडिक्शंस थी कुछ ख़राब हुई, कुछ कैलकुलेशंस थी वो ख़राब हुई, मिसमैनेजमेंट हुई, अब क्या ऐसा मेक श्योर किया गया है कि आइंदा ऐसा ना हो? देखिए, जाहिर है कि अब वो सेंटर्स जहाँ पर ज़्यादा रश देखा गया है उन सेंटर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, उनके पास ज़्यादा स्टॉक्स जो हैं वो रखे जाएंगे। और मैं समझती हूँ कि अब वो वाला इशू नहीं आएगा। असल में वॉक इन वैक्सीनेशन जो होती है वो बड़ा एक अनप्रेडिक्टेबल नंबर होता है, तो इसको एड्रेस किया जा रहा है। एनसीओसी जो है वो सूबों के साथ राब्ते में है और स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं कि हम किस तरीके से जो है इसके अंदर अगर कोई गैप आया है किसी जगह पे तो वो दोबारा ना आए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, ये जो मुसलसल जैसे अभी अबूजर नंबर बता रहे थे कि पूरे दिन में रिकॉर्ड 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख के करीब लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि जो हमारी कोविड की डेली रेशो है वो नीचे आ रही है, इसी वजह से आ रही है? आई थिंक डॉक्टर नौशीन जी डॉक्टर साहब, कोविड की रेशियो नीचे 2-3 वजूहात थी। एक तो ये कि बहुत सारी जो एक्टिविटीज थी, जो पब्लिक गैदरिंग्स वाली जगह थी, बहुत सारी जो दूसरी हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज थी उनको बंद किया गया था, जिसमें ट्रांसपोर्ट को लिमिट किया गया था, दफ्तरों में हाजिरी को 50% किया गया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद किए गए थे, मार्केट प्लेसेस की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस की गई थी। तो उसकी वजह से डेफिनेटली फर्क आया है। मगर अब जिस तरह से ये चीजें खुलेंगी, अगर लोगों ने जिम्मेदारी का सबूत ना दिया तो हम एक और वेव की तरफ जा सकते हैं। मगर मीनवाइल जो है कि ये वैक्सीनेशन का अमल जो है इसको तेज करने का इरादा है। और जिस तरह से असद उमर साहब ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि हम बड़ी ईद के आने से पहले हम एक मेजर हिस्से को अपना वैक्सीनेट कर लें, ताकि हमें इस दफा वो पाबंदियां ना लगानी पड़े जो पिछले त्योहारों के मौके पे लगाई गई थी। और दूसरा, एक जो लोग इतने सारे कोविड का शिकार हुए हैं वो पॉपुलेशन भी जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी की तरफ चली गई है। तो ये तमाम फैक्टर्स जब इकट्ठे होते हैं तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अब हम पहले के जैसी सीरियस सिचुएशंस नहीं देखेंगे, मगर फिर भी हमें एहतियात की जरूरत है ताकि हम किसी चौथी वेव जो है उसकी सीरियसनेस से बच सकें। बिल्कुल, डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है, एहतियात और साथ SOPs और फिर वैक्सीन। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह कहा है कि बहुत सी वैक्सीनेशंस मज़ीद आ रही हैं, फाइज़र भी है, एस्ट्राजेनिका है, स्पुतनिक है और चाइनीज़ वैक्सीन हैं और भी जो अवेलेबल होंगी पाकिस्तान की जो मिल रही हैं। एक सवाल कॉमन मैन जो है वो बड़े आराम से कर देते हैं कि जी ये कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, कौन सी नहीं लगवानी चाहिए। गवर्नमेंट तो कहती है कोई भी वैक्सीन अवेलेबल है लगवा लो, लेकिन लोगों के दरमियान ये जो कन्फ्यूजन है इसको कैसे दूर करें कि हर वैक्सीन लगवा लें? गवर्नमेंट ने उस तरह से अवेयरनेस नहीं रखी अभी तक, ऐसे नज़र आ रहा है। देखिए जी, सबसे एक बात बहुत क्लियर है कि तमाम वैक्सीन जो हैं वो इफेक्टिव हैं। आपको जौन सी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है अपने नियरेस्ट सेंटर पे आप उसको लगाएं, क्योंकि देखिए ये जरूर होता है कि जी 80% है, ये 70% है, ये 90% है, वो एक अलग है। मगर इसमें ये मैं आपको श्योरिटी दिलाती हूँ कि तमाम वैक्सीन की 100% एफिकेसी है सीरियस डिजीज से बचने के लिए। इसमें ये होता है कि वैक्सीन लगने के बाद शायद जो हम 60-70% या 80% कहते हैं, उसका मकसद ये होता है कि इतने से इतने लोगों को जो 15-20% को कोरोना जो है वो हो सकता है, मगर 100% श्योरिटी ये होती है कि वो सीरियस डिजीज नहीं होती है। उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं और बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के वो लोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए वैक्सीन जो है वो सब की सब जो है वो बहुत इफेक्टिव है। इस वक्त जो वैक्सीन मिले वो आपको लगाई जाएगी। हाँ, बाहर के ममालिक जाने के लिए जिनके पास वर्क परमिट्स हैं या जिन बच्चों के पास वीज़ाज मौजूद हैं, उनके लिए चूँकि बाहर के ममालिक ने कुछ शराइत फ़िलहाल रखी हुई हैं, तो उसके लिए हम कोशिश करें कि उनको वो वाली वैक्सीन प्रोवाइड की जाए जिससे उनको ट्रैवलिंग में आसानी हो। मगर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो मुसलसल राब्ते में है कि जो WHO की रिकग्नाइज्ड वैक्सीन
पाकिस्तान में यूज हो रही हैं, दुनिया के बाकी ममालिक उनको एक्सेप्ट करें। बिल्कुल सही डॉक्टर साहिबा, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की कि हम डिप्लोमेटिक एंड पर भी काम कर रहे हैं और वहीं पर लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एक मामला कि अगर किसी ने बाहर ट्रैवल करना है और वहाँ यहाँ पाकिस्तान में वो साइन ऑफ फॉर्म लगवा चुका है और फॉर एग्जांपल उसने सऊदी अरब जाना है तो वहाँ पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है और फाइजर लगवानी होगी, तो क्या एक वैक्सीन के ऊपर दूसरी वैक्सीन लगवाई जा सकती है? देखिए जी, अभी इसके बारे में जो है हमारे पास कोई डेटा मौजूद नहीं है और अभी कोई रिकमेंडेशंस इसके लिए नहीं दी गई हैं। जो क्लिनिकल डेटा होता है और जो WHO की तरफ से कोई रिकमेंडेशंस आई या टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से, अभी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। मगर यहाँ मैं ये बता दूं कि सऊदी अरेबिया का थोड़ा सा जो बातचीत चल रही है हमारी, इंशाल्लाह ये रिजॉल्व हो जाएगा। मगर इस वक्त किसी भी दुनिया का कोई एक सिंगल मुल्क ऐसा नहीं है जिन्होंने ये शर्त रखी हो कि जी आप फाइजर ही लगवाएंगे या आप एस्ट्राजेनेका ही लगवाएंगे। बिल्कुल सही, ठीक, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं अभी रखा, लेकिन चूंकि बात हो रही है और खबरें सामने आ रही हैं तो उन्होंने कहा कि हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को सॉर्ट आउट भी किया जाए। बिल्कुल, और WHO से भी बात की जा रही है जो कि बड़ा ज़रूरी भी है। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ ही, इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमें वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं जी, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। स्पाइडरमैन एक ऐसा फिक्शन कैरेक्टर है जो बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी बड़ा फेवरेट होता है, और आपको पता है कि लाहौर में भी अब स्पाइडरमैन। अच्छा, वाकई लाहौर में भी है जी, और आपको मिल पाते भी हैं। ये स्पाइडरमैन आपने वैसे तो बहुत देखे हॉलीवुड मूवीज़ में, लेकिन ये स्पाइडरमैन आपको पिज़्ज़ा बनाता हुआ दिखाई देगा लाहौर में। इसकी सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत वायरल हुई है। एक नौजवान है, स्पाइडरमैन का रूप इसने धारा है और छलांगे नहीं ये लगाता, लेकिन सिर्फ जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा बनाता है। 10 से 15 मिनट में पिज़्ज़ा तैयार कर लेता है और बड़ी महारत से ये बनाता है और जायके की बड़ी तारीफ करते हैं लोग। ये काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन लोगों को खुशी के लिए वो कहता है कि मैं ये रूप धारता हूँ और मैं इस तरह से जो है वो एक्ट करता हूँ। तो आई थिंक बच्चों के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। यूनिक आइडिया है, तो मेरा ख्याल है कि हम भी जल्द इनसे रब्ता करते हैं और हमें ये पिज़्ज़ा बना के दें, साथ अपनी वीडियो भी बना के दें। इसके अलावा आपने बात की महारत की, तो महारत जो है वो हर फील्ड में बड़ी ज़रूरत होती है, और जहाँ पर आप एजुकेशन लेते हैं, ट्रेनिंग हासिल करते हैं, क्योंकि आपने आगे जाकर अपने मुस्तकिल में कोई जॉब या फिर कोई बिज़नेस करना होता है, तो वहीं पर एक ऐसा इदारा पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ासकर टेफ्टा, जो कि एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए लोगों को हुनरमंद बनाता है, लोगों के अंदर महारत लेके आता है ताकि वो अपनी जॉब को सिक्योर करें। इसका पाकिस्तानियों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल, स्किल्ड एजुकेशन का हम जिक्र कर रहे हैं जी, और स्किल्ड एजुकेशन इतना ज़रूरी है कि आपके हाथ में कोई हुनर या महारत है तो आप कभी भूखे नहीं सोएंगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कमाकर खा सकते हैं। तो टेफ्टा कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लोगों को ट्रेन करने में, लोगों को वो ट्रेनिंग देने में और फिर उनको वो पूरा एक स्टार्टअप करने में, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ CEO टेफ्टा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं, राय मंजूर साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी के लिए। स्किल्ड एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग, टेफ्टा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे नौजवानों को इस तरफ लाने में? टेफ्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रहा है। इस तरह से है कि एक तो हम मुख्तलिफ हमारे कोर्सेज हैं, उसको 2 स्ट्रीम्स में हम कर लेते हैं कि एक टेक्निकल एजुकेशन है, ये जो मैट्रिक के बाद होता है ना हमारा 3 साल का डिप्लोमा, जिसे हम सब इंजीनियर्स कहते हैं जी। और ये आप सादा अगर मैट्रिक की बजाय ये डिप्लोमा ना करे और कोई आम शख्स करे तो 13 जमातें बनती हैं, मतलब पूरा BA भी नहीं बनता। तो ये अगर डिप्लोमा कर लिया जाए तो गारंटेड जॉब्स मिल जाती हैं, और फिर ये लोग अपना बिजनेस, जैसे आपने कहा, वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और बेशुमार हमने ट्रेड्स ऑफर की हुई हैं कि आप उस डिप्लोमा में ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। दूसरा आ गया वोकेशनल। वोकेशनल का मतलब ये है कि हमारे जो छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज हैं, मिसल 3 महीने का भी कोर्स है, 6 का, 1 साल का और 2 साल का, उसमें ख़वातीन और मर्दों के लिए हमने अलग अलग हैं, लेकिन मोटे मोटे मैं चंद कोर्स आपको जल्दी से गिनवा देता हूँ। मर्दों के लिए मसलन हम लोग ऑफर करते हैं, वैसे हमारी ये सैकड़ों में बनते हैं कोर्सेज जो हैं, लेकिन बहुत क्विकली। इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, वेल्डर, सर्वेयर्स होते हैं, ये जो सर्वे वगैरह करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं, मैकेनिक, ऑटो मैकेनिक होते हैं, गाड़ियों के मैकेनिक और मोटरसाइकिलों के मैकेनिक, पेंटर, मिस्त्री, इस तरह की बेशुमार ट्रेड्स हैं। ख़वातीन के लिए कुकिंग है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्राइविंग है, और इस तरह उनके भी दर्जनों कोर्सेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं। सही। तो राय साहब, जिस तरह से आपने बताया है कि ये बड़े ज़बरदस्त कोर्सेज हैं, आपने क्या देखा है कि एक वो शख्स जिसने ये कोर्सेज नहीं लिए हुए या ये ट्रेनिंग नहीं हासिल की, वो जब मार्केट में जाता है, जब वो जॉब करता है या बिज़नेस करता है, उसमें और ये जो ट्रेनिंग लेकर जाते हैं, इनमें कितना फ़र्क होता है? देखिए, हमारे एक दोस्त कहते होते थे, और बिल्कुल उनकी ऑब्जर्वेशन सही है, वो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि तकरीबन इंसान जो है ना, उनका IQ आम हर बंदे का 19-20 का ही फ़र्क होता है।
जो ज्यादा हमें फर्क नजर आता है ना वो हमें ट्रेनिंग से ही नजर आता है। ठीक है। अब जापानीज जो है आपको पता है कि उनका दिमाग जो है ना वो बहुत स्लो है। जापानीज पूरी दुनिया में शायद स्लो नेशन है दिमाग के एतबार से, और हम सबसे तेज हैं। अच्छा, अब उन्होंने फैसला किया, और एटम बम भी एक ही मुल्क पे गिरा है और वो जापान है। उन्होंने देखिए तरक्की कैसे की कि उन्होंने कहा चले हम स्लो हैं लेकिन हम ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं। वहां पर 15 मिनट की ट्रेनिंग ऑफर होती है, हाउ टू सर्व अ कप ऑफ टी। हम देखें ना चाय का कप रखते हैं, वो उसके वो प्याले पिरच में गिरता है, फिर वो कपड़ों पे गिरता है, फिर चम्मच के ठक ठक। उन्होंने 15 मिनट की ट्रेनिंग भी दी है, फिर आधे घंटे की दी है। हमारा नायब कासिद आज भी जिसकी 25 साल सर्विस, उसको चाय रखनी नहीं आती। अच्छा, इसी तरह से हमें प्रेजेंटेशन देना नहीं आती। अब ये जो बंदा हमारे सामने भाईजान खड़े हैं कैमरे के पीछे, अगर इनको ये हुनर ना आता हो, इन्होंने जहाँ से भी सीखा है, कोई टैपटा ही होगा जहाँ से सीखा, तो ये यहाँ पे सर्टनली ना होते। हमारे आम तौर पे बेरोजगार से पूछेंगे कि आपको क्या आता है, वो कहता है जी गेट खोलना आता है। तो बस अब गेट खोलने वाले कितने आप रखेंगे? कोई एक बंदा मुझे बता दें जिसको हुनर प्रॉपर आता हो और वो बेरोजगार हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं या फील्ड्स हम कहें जहां लोग ज्यादा आना चाहते हैं या ज्यादा सीखना चाहते हैं, कि उनको लगता है कि इसमें हमें ज्यादा आसानी से हम कमाई कर सकेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो कमाने के लिए ही आते हैं। अच्छा, डिमांड इस तरह से है कि अब देखिए इट डिपेंड्स अपॉन एरिया टू एरिया। अब लइये मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं, ये बकर करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर रिलेटेड हमारे जो कोर्सेज हैं उधर लोग आएंगे, ये इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर थोड़े। सियालकोट, गुजरात, फैसलाबाद हो, इंडस्ट्री ज़्यादा होगी। गुजरांवाला में और ट्रेंड होगा। वो अभी हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, पहले उसमें ऐसे अलल बलल था कि जो सिफारशी आ गया डाल दिया, वो सारे खत्म करके नए बनाए हैं और उसमें मुतलका लोग हैं। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से हम ये पूछ रहे हैं कि आपको किस तरह के बंदे चाहिए। देखिए आपकी फैक्ट्री है, एक स्टील मिल है और आपकी एक टेक्सटाइल मिल है। देखिए मैंने बैठे बैठे आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बना दिया है। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे कि आपको कैसा खरादिया चाहिए, कैसा प्लम्बर चाहिए। और अभी हमारा अप्रेंटिसशिप एक्ट पास हुआ है, ये 2-3 दिन पहले, आपको पता होगा। वो 62-60 साल के बाद उसमें अमेंडमेंट्स आई हैं। वो ये है कि हमारे लोग ऑन जॉब उसी फैक्ट्री पे जाके ट्रेनिंग करेंगे। थ्योरी हम पढ़ाएंगे, उस दौरान उनको पैसे ही मिलेंगे, मतलब अच्छी खासी सैलरी 80% वो भी मिलेगी। और हमारे जितने वोकेशनल कोर्सेज हैं 20% इसमें थ्योरी है, 80% प्रैक्टिकल है। अच्छा, हमने ऑन ग्राउंड वहां जाकर, ऑन ग्राउंड जाके। अच्छा, अब देखिए ना, अगर बंदे का बिहेवियर ठीक है और वो मेहनत कर रहा है तो वो फैक्ट्री वाला तो ऑलरेडी उसको वो बंदा चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक समझे गारंटेड जॉब सिक्योरिटी भी होगी, जॉब सिक्योरिटी और गारंटेड जॉब। अभी हमारी कैपेसिटी थी 90,000, उसको पिछले 1.5 साल में एक्सटेंड करके 2.5 लाख किया गया। अच्छा, फीमेल्स का आपने सवाल किया था, खासतौर पे वो बड़ा जरूरी है कि हमारी 40% जो है ना वो कम से कम उसमें फीमेल्स हैं। और फीमेल्स के इदारे बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। आप जाके देखें, मैं अभी पिछले दिनों रावलपिंडी डिवीजन के मैंने दौरा किया है, मरी में मैंने एक इदारा देखा। आप बिलीव करें वो इतनी खूबसूरत जगह पे है, गवर्नमेंट जहाँ सीएम का है उसके साथ करके, कि एक क्लास रूम में सिर्फ बैठने के आप पैसे चार्ज करें तो लोग देने को तैयार। उनको हमने बसें दी हुई हैं, फ्री कोर्सेज कराते हैं, मशीनरी एक क्लास है। फिर चाइना, जर्मनी, जापान हमारे साथ बहुत कोऑपरेशन है, बहुत ही शानदार। और बेरोजगारी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बेरोजगारी को खत्म करने में, कि लोगों को पता होगा कि उन्होंने यहाँ से निकलना है, सर्टिफिकेट हाथ में होगा और उनको या तो नौकरी मिल जाएगी या वो कोई ना कोई स्किल हाथ में रखेंगे। अभी हम गुजरांवाला में एक गोल्डन ट्राइएंगल बना रहे हैं, गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात। देखा ना, ये इतने ब्लेस्ड एरियाज हैं। गुजरात इंडस्ट्री है, फिर गुजरात के लोग फॉरन बहुत हैं। सियालकोट की खास उन्होंने एयरपोर्ट तक बना लिया है। गुजरांवाला को मिनी जापान कहते हैं। वहाँ कमिश्नर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जुल्फकार गुमन साहब, चेयरमैन हमारे अली सलमान साहब हैं। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि हम इसको जेन्युइन लेके आए। देखिए, ये 2.5 लाख बंदे का मतलब है 2.5 लाख खानदान। अगर ये साल में हम 2.5 लाख खानदान को रोजगार दे देते हैं, और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का और सीएम का टोटल फोकस, उन्होंने कहा जी फंड्स का कोई मसला नहीं, ठीक है, आप 10 अरब मांगे, 20 अरब मांगे, वो मिलेंगे आपको। फिर हमने आपस में ये मशवरा किया कि यार इसको हमने जेन्युइन करना है। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन की हद तक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फार फ्लंग एरियाज में जाके, एक एक गली मोहल्ले में जाके मैं खुद चेक कर रहा हूँ, और उसकी छोटी छोटी बात क्लास में हम जाके देख रहे हैं। राय साहब, अब आपने इसका जिक्र किया है बेस्ड ऑन डिमांड, बेसिकली आप कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर। अब मामला ये है कि इंटरनेशनल डिमांड भी एक चीज़ है। जो हमारे यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा बाहर भी जाते हैं, वहाँ पर जब जॉब भी करते हैं, फिर वापस आपको पता है रेमिटेंसेस भी आती हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल डिमांड को देखें तो पाकिस्तान में क्या वो फैसिलिटीज़ हैं कि हम इंटरनेशनल डिमांड को पूरा कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से उसको मैनेज किया जा रहा है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। ये कोविड के दौरान हमने यही किया, जो हमारे इदारे बंद हो गए, हमारे को 403 इदारे हैं पूरे पंजाब में सेटअप है, हम टाउन लेवल पे। फिर हमने फेसबुक के साथ मिलकर ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे किया कि उनके रोज़गार के लिए, और ई रोज़गार जो था उसको हमने किया, एक वर्चुअल असिस्टेंट का हमने किया। अब देखिए इससे फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा, एक तो ज़र मुबादला आया, ज़र मुबादला जो ज़्यादा भी आ रहा है उसमें हमारा भी हिस्सा है, टैप्टा का भी बहुत कंट्रीब्यूशन, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ जी, एक हमने प्लेसमेंट सेल बनाया है कि भी हमारे लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आगे उनका बन क्या रहा है, ताकि हमें पता लगे कि इनकी खपत क्या है मार्केट में, और एनालिसिस करते हैं।
जो लोग हमारे 6 महीने का कोर्स करते थे या 1 साल का, उनकी एवरेज इनकम थी 25,000 रुपया। ये जो हमने कंप्यूटर बेस्ड कराया IT वाला, उसका 3 महीने का निकला 36,000 रुपया। यानी ये इतना फर्क है। और ये फ्रीलांसर्स हैं, घर में बैठ के वो 4-4 कारोबार एट ए टाइम कर रहे हैं, उनको डॉलरों में पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल सही, और ये बड़ा जबरदस्त है। और लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पे वो सीख सकें। लेकिन हम जो कि यहाँ से लोग भेजते हैं, उसमें वो मोस्टली कहा जाता है कि पाकिस्तान में लेबर क्लास या स्किल्ड क्लास जो है वो ज़्यादा होती है। वहाँ डिमांड ज़्यादा किस चीज़ की? और टेप्टा का कुछ मुआहदा भी हुआ था डिफरेंट कंट्री से कि हम यहाँ से ट्रेन लोग वहाँ भेजेंगे। ये अभी हमारे चेयरमैन साहब गए थे, उन्होंने जुल्फी बुखारी साहब के साथ किया है, एम्बेसीज के साथ हमने किया है। असल में वहाँ भी ये है ना कि हर मुल्क की अलग अलग है। मिसाल के तौर पर कहीं फीफा वर्ल्ड कप हो रहा होगा तो वो कहेंगे जी हमें इस तरह के बंदे चाहिए। वो भी सारी एम्बेसीज के साथ वी आर इन कॉन्टैक्ट, और उनको भी हमने कहा जी कि आप बताएं। अभी चाइना वालों ने हमसे कहा जी कि कोई इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी, उनके कुछ वर्कशॉप्स उन्होंने हमें बना के दी हैं। हमने बिल्कुल अपने आप को ओपन कर दिया। मैंने कहा जी आपको हम एक इधर रेस्ट हाउस देते हैं, आप अपने बंदे भेजें, आप हमारे करिकुलम में शामिल हों, आप हमारे सिलेबस से लेकर क्लासरूम तक चेक करें। सही। उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने कहा जी हमारा जो 3 साल वाला डिप्लोमा है उसमें MOU हमारा एक साइन होने जा रहा है इसी हफ्ते। 2 साल हमारा स्टूडेंट यहाँ पे करेगा, 1 साल वो चाइना में जाएगा, वहां से लेगा, और ये सारा फ्री ऑफ कास्ट होगा। जर्मनी, जापान और UK वगैरह के साथ हर का मतलब इलेक्ट्रीशियन का कोई है, दूसरे का, वो एक ठप्पा हम साथ और लगवाना चाहते हैं, एक्रीडिशन। अब मैं बताता हूँ कि अगर पाकिस्तान से कोई इलेक्ट्रीशियन बाहर जाता है, खासतौर पर मिडल ईस्ट में, उसकी तनख्वाह 900 दिरहम है मिसाल के तौर पे। अगर ये साथ एक ठप्पा और लग जाए किसी कंट्री का जो सही वाले कंट्रीज है, तो 3 गुना सैलरी बढ़ जाती है। अच्छा। इतना फर्क है। वो सर्टिफिकेट देते हैं ना, वो सर्टिफिकेट देते हैं। जैसे देखना ये नमल है, और नमल का ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने कैंपस यहाँ पे आपने जो कह रहे हैं इंटरनेशनली, ये तकरीबन हमारा हो गया। उसमें सिर्फ हमारी आखिर में फी है, वो मतलब मांगते हैं $50 एक का, तो हमने उनको $10-12 पे लेके आए हैं, क्योंकि डॉलरों में देनी पड़ती है। इट इज ऑलमोस्ट डन। और ये अगले दिनों में आप देखेंगे कि हमारी जो लेबर बाहर जाएगी, ये इंशाल्लाह ये इंडियंस को और श्रीलंकन्स को और जो बाकी मुल्क वहाँ पे छा गए हैं, वो छाए हमारी कास्ट पे हैं। देखिए ना, 70s में हमारे लोग ज्यादा थे मिडिल ईस्ट में, इन्होंने ऐसा ऐसा वहां जाके अपनी जगह बनाई और हमारे लोगों को बाहर धकेल दिया। इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल वापसी क्लास हमारी जाएगी, दोबारा से जाके काम करेगी, अपनी जगह जो खोई हुई है। अब देखना, हम कहते हैं जी मैंने LLB किया है बखर से, फलां कॉलेज से और माजरत के साथ, और मैंने किया लंदन से, तो हमारी पहली फिक्रे में पता लग जाता है कि यार इसके पास कोई सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी जो है ना, वो बड़ा ये जब हमारे साथ एक स्टैंप और लगेगी जर्मनी की, जापान की, लेकिन उनको हमने कहा जी कि आप हमारे कोर्स भी डिजाइनिंग में शामिल हो। अच्छा, वो फिर बंदे भी हमें बताएंगे जी कि आप इसको टीचर रख सकते हैं, तो बेशक हमारे पार्टनर्स बने, तमाम क्राइटेरिया भी पूरा हो जाएगा। एग्जैक्टली, क्राइटेरिया पूरा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कॉस्ट कितनी आती है पर कोर्स? अब किसी गरीब ने आकर स्किल सीखनी है तो उसके लिए कॉस्ट ये है कि ये सबसे महंगी तालीम है पूरी दुनिया में। अब देखें ना, आपने एक FA BA की क्लास लगानी है, एक सादा कमरा बनाए, उसमें आप कुर्सी मेज रखिए और पढ़ाना शुरू कर दें। यहाँ पे अगर आपने देखे ना, किसी को मैकेनिक बनाना है तो आपको इंजन चाहिए उसके लिए, पूरी वर्कशॉप चाहिए, वो होगा तो अब कैमरामैन तब सीखेगा जब कैमरा होगा। अच्छा, इसलिए हमारा ये इसमें शेयर बड़ा कम है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर नहीं आता, लेकिन गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लाट को 15 अरब तो सिर्फ हम खर्च करते हैं, और इंशाल्लाह ताला इसके फायदे मेरे ख्याल में बहुत देर पर हैं, और आपकी अभी नेशन बिल्डिंग हो रही है, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। सर सिर्फ 90 दिन में देखना, जो बंदा आता है वो 36,000 रुपए कमाने के घर बैठ के काबिल हो जाए। एंड आई थिंक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी है, और लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी भी चाहिए ताकि वो वहां जाकर अपने आप को इनरोल करा लें और इस स्किल प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। थैंक यू राय मंजूर। नाज़िर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम का, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।